हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, ये जो वीडियो होने वाली है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर होने वाली है। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसका मीनिंग, उसका कंसेप्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका नेचर, उसके बेनिफिट्स। तो गाइज, अगर आप चैनल पर न्यू है तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लाइक कर देंगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, है ना। ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वी नो दैट जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि गैप की बात की गई है। गैप जो ये है प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसका क्या एम है? इसका ये एम है ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी लाना अकाउंट्स में। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि अकाउंट्स जो बनाते हैं उनको उनमें यूनिफॉर्मिटी लाना, उनमें समानता लाना, सिमिलैरिटी लाना, एंड कंपैरेबिलिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और कंपेयर कर सके ताकि हम अकाउंट्स को, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर के अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को हम करंट ईयर के अकाउंटिंग स्टेटमेंट से कंपेयर भी कर सके। इनका एम ये होता है, ठीक है। इट कैन बी सीन दैट एट मैनी प्लेसेस, ऐसा देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस में गैप परमिट्स अ वैरायटी ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जो गैप है ना, वो अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स की वैरायटी प्रोवाइड परमिट करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमें गिवन है कि डिफरेंट मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कि अगर हमें स्टॉक वैल्यूएशन करना है तो हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंट रिजल्ट्स भी आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फॉर एग्जांपल, अगर हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे तो उसमें भी काफ़ी सारे मेथड्स थे, राइट। तो उसमें भी आंसर जो है सेम नहीं आता था, ये भी आप जानते हैं। फॉर एग्जांपल, रिटन डाउन वैल्यू मेथड था उसमें, और ओरिजिनल वाला जो था, सिंपल वाला। तो बेसिकली दोनों का आंसर सेम नहीं आता था अगर हम वही सेम क्वेश्चन दोनों मेथड से को अलग अलग मेथड से करें तो इसमें बेसिकली यही बोला गया है कि फॉर एग्जांपल कि भाई इट कैन बी सीन कि अल्टरनेटिव वैरायटी प्रदान करता है गैप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए। आगे हमें गिवन है कि सच प्रैक्टिसेस समटाइम्स कैन मिसगाइड इंटेंडेड यूजर इन टेकिंग डिसीजन। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसा करने से जो अकाउंटेंट है उसको एक मिसगाइड जो है होता है अकाउंटेंट। कीपिंग इन व्यू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैनी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ये जो प्रॉब्लम है काफ़ी ज़्यादा अकाउंटेंट्स ने फेस करी है। ए नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वॉज अराउज। तो यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि कॉमन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जो नीड है, वो की जो ज़रूरत है वो अराइज हुई है, ठीक है। आगे हम देखते हैं तो इसके लिए क्या किया गया है वो देखते हैं। फॉर दिस पर्पस द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि ICAI ने क्या किया है इसके लिए, विच इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो ICAI जो है वो IASC का भी मेंबर है, हेड कॉन्स्टिट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो ये जो है ASB लाया, जो अभी हमारा चैप्टर है यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, इस वजह से आया, इन द ईयर 1977 में आया। ASB आइडेंटिफाइड द एरियाज। अब जो ASB है यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो ये आइडेंटिफाई करता है द एरियाज इन विच यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग वॉज रिक्वायर्ड, कि जहाँ पर हमें यूनिफॉर्मिटी लाने की ज़रूरत है अकाउंटिंग में, उन एरियाज को ASB आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक्स के काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं जिनसे कि हम वैल्यूएशन जो है स्टॉक की कर सकते हैं, लेकिन जो है आंसर जो है वो डिफरेंट आते हैं अलग अलग मेथड यूज़ करने से। इसीलिए उन एरियाज़ को ये आइडेंटिफाई करता है ताकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में जो है यूनिफॉर्मिटी आ सके, समानता, सिमिलैरिटी आ सके।
आफ्टर डिटेल्ड रिसर्च एंड डिस्कशन, अब डिटेल रिसर्च और डिस्कशन के बाद इट प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड अ ड्राफ्ट टू द ICAI, इसने जो है ASB ने क्या प्रिपेयर किया, एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, ठीक है। आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन, आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन द ICAI फाइनलाइज देम एंड नोटिफाइड फॉर इट्स यूज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया जिसका यूज जो है किया गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। नेक्स्ट हमारा आता है, ये तो हमने अब तक पढ़ा कि हाँ भाई गैप में जो यूनिफॉर्मिटी और कंपैरेबिलिटी में जो प्रॉब्लम आती थी उसकी वजह से AS आया, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आए। अब हम पढ़ेंगे हमारा मेन टॉपिक, मेन पॉइंट, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग क्या है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटन स्टेटमेंट, ये जो है रिटन स्टेटमेंट होती है जिसमें रूल्स होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ रूल्स, जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, गाइडलाइंस लिखी होती हैं, जो कि किसके द्वारा इशू की गई हैं, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इशू की गई है। किस लिए की गई हैं, द प्रिपरेशन ऑफ यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूनिफॉर्मिटी ला सकें, कंसिस्टेंसी ला सकें, एंड ऑल्सो फॉर अदर डिस्क्लोजर्स अफेक्टिंग द डिफरेंट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कहने का ये मतलब है कि अकाउंटेंट्स जो हैं जो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए ये लाई गई है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हमारा गिवन है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कुछ टर्म्स और कंडीशंस भी है इसमें, ठीक है, एंड प्रैक्टिसेस बाय वे ऑफ कोड्स, गाइडलाइन, एडजस्टमेंट फॉर मेकिंग द इंटरप्रिटेशन of the item appearing in the financial statement easy and even their treatment in the books of account। अब यहाँ पे हमसे ये बोल गया कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो टर्म्स एंड कंडीशंस और अकाउंटिंग पॉलिसी होती हैं इसमें, एंड प्रैक्टिसेस बाय वे ऑफ कोड्स, तो इनका यूज़ कैसे किया जाता है, कोड्स के द्वारा, गाइडलाइंस जो होती हैं उनके द्वारा उनको फॉलो किया जाता है, एंड एडजस्टमेंट की जाती है ताकि इंटरप्रिटेशन यानी कि रिजल्ट्स हम निकाल सके, कॉन्सिक्वेंसेज, इंटरप्रिटेशन निकाल सके ऑफ द आइटम अपियरिंग इन द, जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आइटम हैं अपियरिंग, उनका इंटरप्रिटेशन करने के लिए, ताकि वो इजी हो, और इवन देयर ट्रीटमेंट भी जो है उनको भी इजी बनाया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा। नेक्स्ट आता है, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। On the basis of foregoing discussion, we can say that accounting standards are guide, dictator, service provider and harmonizer in the field of accounting process। अब हमने इतना पढ़ा कि हाँ भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है तैयार किए जाते हैं ताकि अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में यूनिफॉर्मिटी आ सके। अब इसीलिए इसके बेस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या बोला गया है, एक गाइड बोला गया है, एक डिक्टेटर बोला गया है, एक सर्विस प्रोवाइडर बोला गया है, एक हार्मोनाइजर बोला गया है इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अब फटाफट से ये पढ़ेंगे गाइड। सबसे पहला नेचर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कि सर्व एज अ गाइड टू द अकाउंटेंट्स, कि ये जो है अकाउंटेंट के लिए गाइड का एक गाइड होता है। कैसे वो देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर्व द अकाउंटेंट एज अ गाइड, एक ये गाइड की तरह होता है जो अकाउंटेंट्स को गाइड करता है, ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस जब वो कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ये एक गाइड की तरह काम करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दे प्रोवाइड बेसिस, ये जो है ना ये बेसिस प्रोवाइड कराता है ऑन विच अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, जिसके बेस पे अकाउंटेंट जो है अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम कि दे प्रोवाइड द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वही वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का मेथड जो है प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्ट एज अ डिक्टेटर। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कैसे एक डिक्टेटर की तरह एक्ट करता है वो देखते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक्ट एज अ डिक्टेटर इन द फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। कैसे भाई, कैसे ये डिक्टेटर है, देखो लाइक ए डिक्टेटर, एक डिक्टेटर की तरह इन सम एरिया अकाउंटेंट हैव नो चॉइस। भाई अकाउंटेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं है,
of their own but to opt for practices other than those stated in the accounting standards। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करने के अलावा अकाउंटेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं है, इसीलिए ये एक डिक्टेटर है। जैसे कि एग्जांपल, कैश फ्लो स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे कि हम कैश फ्लो करते थे, उसमें हम फॉर्मेट बनाते थे, तो ये यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा ये प्रोवाइड किया गया है कि भाई कैश फ्लो जब तुम बनाओगे तो इसी फॉर्मेट में बनाओगे। इसीलिए भाई अकाउंटेंट के पास कोई चॉइस ही नहीं, अकाउंटेंट को वो फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा उसी फॉर्मेट में। इसीलिए ये एक डिक्टेटर की तरह काम करता है। नेक्स्ट आता है सर्व एज अ सर्विस प्रोवाइडर। अब कैसे ये एक सर्विस प्रोवाइडर कैसे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्राइज द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग बाय डिफाइनिंग सर्टेन टर्म्स। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसमें कंप्राइज द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग बाय डिफाइनिंग सर्टेन टर्म्स, यानी कि इसमें कुछ टर्म्स होती हैं जो कि प्रेजेंटिंग द अकाउंटिंग इशू, वो टर्म्स जो है अकाउंटिंग इश्यूज को प्रेजेंट करती है, स्पेसिफाइंग स्टैंडर्ड्स, एक्सप्लेनिंग न्यूमरस डिस्क्लोजर्स एंड इम्प्लीमेंटेशन डेट। तो ये सब होता है इसमें। दस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर, मतलब ये जो है ना एक डिस्क्रिप्शन है एक तरीके का, इसीलिए ये डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है और इसीलिए ये सर्व एज अ सर्विस प्रोवाइडर है। नेक्स्ट आता है एक्ट एज अ हार्मोनाइजर। अब ये हार्मोनाइजर की तरह एक्ट क्यों करेगा? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर नॉट बायस्ड। तो ये बायस नहीं होता, ये तो हम जानते ही हैं। एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड, ये यूनिफॉर्मिटी भी लाता है अकाउंटिंग मेथड्स में। दे रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये जो है ना बुरी प्रैक्टिसेस, बुरी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को इफेक्ट रिमूव करता है, एंड पॉलिसीज को, जो जैसे फॉर एग्जांपल विंडो ड्रेसिंग हो गई, तो बुरी जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है उनको रिमूव करता है ये। ऑन मैनी ओकेजन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप एंड प्रोवाइड सोल्यूशन। अब काफ़ी उसमें जो है ओकेजन्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है टू स्पेसिफिक अकाउंटिंग इशू। मान लो कोई एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग इशू है तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन होगा वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है। इट इज दस क्लियर दैट वेन एवर देर इज एनी कन्फ्लिक्ट, इससे ये क्लियर होता है कि जब भी कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है अकाउंटिंग इश्यूज पर, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो हार्मोनाइजर की तरह एक्ट करता है एंड फैसिलिटेट सॉल्यूशंस फॉर अकाउंटेंट, और अकाउंटेंट्स के लिए सॉल्यूशन अकाउंटेंट को प्रोवाइड कराता है और अकाउंटेंट की मदद करता है। इसीलिए ये एक हार्मोनाइजर भी है। आगे नेक्स्ट हमारा आता है नाउ अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है कि ब्रिंगिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग मेथड। ये तो हमने अभी पढ़ाई, इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि भाई यूनिफॉर्मिटी लाना अकाउंटिंग मेथड्स में, ये इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि AS 6 रिवाइज्ड जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 6 है, स्टेट्स द मेथड फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि इसका काम यही होता है यूनिफॉर्मिटी लाना, और इसका एक एग्जाम्पल ले लो आप कि AS यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है वो डेप्रिसिएशन के मेथड्स को स्टेट करता है, यानी कि मेंशन करता है। आगे हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव फॉर इम्प्रूविंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये जो है कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है वो देख लेते हैं एक बारी। कि जो अकाउंटिंग है इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस की लैंग्वेज है। देयर आर मैनी यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटेंट। भाई अकाउंटेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई इंफॉर्मेशन के काफ़ी सारे यूज़र हैं। फॉर एग्जांपल जो बिजनेस खुद कर रहा है यानी कि बिजनेस का ओनर है वो भी यूज़र है अकाउंटेंट के द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन का। इन्वेस्टर भी एक यूज़र है ना, तो काफ़ी सारे यूज़र्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि हु टेक वेरियस डिसीजंस, जैसे कि मैनेजर हो गए कंपनी के, है ना, who take various decision relating to this field just on the basis of information contained in financial statement। कि भाई फाइनेंशियल एक कंपनी एक बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही तो अंदाज़ा लगाया जाएगा और डिसीजन भी तो उसी बेस्ड पर लिए जाएंगे। इसीलिए इन दिस कनेक्शन इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी हो जाता है दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस कंसर्न। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको ट्रू और फेयर शो होना चाहिए
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हेन यूज्ड गिव सेंस ऑफ फेथ एंड रिलायबिलिटी टू वेरियस यूजर। इसीलिए बोला गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसकी वजह से रिलायबिलिटी आती है, इम्प्रूव होती है, क्योंकि अकाउंटेंट जो हैं वो एएस को फॉलो करते हैं और एएस पे सबका विश्वास है, फेथ है। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आता है सिंप्लीफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को कैसे ये सरल बनाता है वो देख लेते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेंट द यूजर्स फ्रॉम रीचिंग एनी मिसलीडिंग कंक्लूजन। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो रोकता है यूजर्स को, बचाता है। किससे बचाता है? किसी भी मिसलीडिंग कंक्लूजन से बचाता है। कि मान लो कोई यूजर, यानी कि फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर मान लो आप, है ना, जिन और कुछ भी मान लो, तो जो भी यूजर है उसको मिसलीडिंग कंक्लूजन से बचाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड मेक द फाइनेंशियल डाटा सिंपलर फॉर एवरीवन। ये जो है फाइनेंशियल डाटा को बहुत सिंपलर बनाता है ताकि इजीली सबको समझ आ सके। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल भी याद रखेंगे इसका। क्या एग्जांपल है कि जो AS3 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है, वो हमसे क्या बोलता है? क्लियरली वो ये बोलता है क्लासिफाइज द फ्लो ऑफ कैश इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो हमने कैश फ्लो पढ़ रखा है, ये तीनों एक्टिविटीज से हम बिल्कुल अच्छी तरीके से अवगत है। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के द्वारा ये क्लियरली हमें, देखो जब हम कैश फ्लो देखते हैं, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट देख रहे हैं, तो हमें इजीली पता चल जाता है कि हाँ भाई ये जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो इससे क्या हो गया, इजीली हमें समझ आ गया सब कुछ, है ना, सिंपलर बना दिया ना इसने। चलो नेक्स्ट आता है चौथा ऑब्जेक्टिव इसका, प्रिवेंट फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैसे फ्रॉड्स और मैनिपुलेशन से बचाता है वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ डाटा बाय द मैनेजमेंट एंड अदर्स। तो ये मैनेजमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बाय द मैनेजमेंट एंड अदर्स। तो ये मैनिपुलेशन ऑफ डेटा से बचाता है हमें। बाय कोडिफाइंग द अकाउंटिंग मेथड, फ्रॉड मैनिपुलेशन कैन बी मिनिमाइज्ड। तो जब हम अकाउंटिंग मेथड्स को कोडिफाई करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, तो फ्रॉड्स और मैनिपुलेशंस को मिनिमाइज किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है हेल्प ऑडिटर्स। ये कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑडिटर्स की कैसे हेल्प करता है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अकाउंटिंग पॉलिसीज। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कुछ टर्म्स और कंडीशंस होती है उसकी, एंड प्रैक्टिसेस बाय वे ऑफ कोड, गाइडलाइन एंड एडजस्ट फॉर मेकिंग एंड इंटरप्रेटिंग द आइटम अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे हमें गिवन है कि ये जो है वे ऑफ कोड्स जो है वो उनकी प्रैक्टिसेस, गाइडलाइंस, एडजस्टमेंट फॉर मेकिंग एंड इंटरप्रेटिंग आइटम अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली हमसे ये बोला गया है कि दीज टर्म्स, पॉलिसी एंड गाइडलाइंस एक्सेट्रा बिकम द बेसिस फॉर ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंटेंट। तो इन टर्म्स और पॉलिसीज जो है, इसीलिए ये जो है ऑडिटर्स के लिए एक बेसिस होती हैं, क्योंकि ऑडिटर का काम क्या होता है? अकाउंट्स चेक करना। तो अकाउंट्स वो किस बेसिस पे चेक करेंगे कि भाई जो टर्म्स है, पॉलिसी है, गाइडलाइंस है, उसके बेस पे। और ये टर्म्स, पॉलिसी, गाइडलाइन कौन प्रोवाइड कराता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराता है, इसीलिए ये ऑडिटर की हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम पढ़ेंगे इसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस। तो बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं फटाफट से। जैसा कि पहला बेनिफिट दे रखा है कि टू इम्प्रूव द क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। जैसा कि अभी हमने एक पढ़ा भी था रिलायबिलिटी वाला पॉइंट, तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है ये भी, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज आर यूज्ड अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूजर्स फॉर मेकिंग साउंड इकोनॉमिक डिसीजन सच एज शेयर होल्डर, सप्लायर, ट्रेड क्रेडिटर। जो अभी हम पढ़ रहे थे ना, यूजर्स कौन होते हैं? वो यूजर्स यही होते हैं। शेयर होल्डर हो गए, हमारे सप्लायर हो गए, ट्रेड क्रेडिटर हो गए, कस्टमर एम्प्लॉयज हो गए, टैक्सेशन अथॉरिटीज हो गई। तो ये यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन के, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये सारे यूजर होते हैं। तो अब ये सारे यूजर्स जो हैं इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ये जो है इट इज़ नेसेसरी देयरफॉर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द यूजर्स यूज एंड अपॉन विच दे रिलाई प्रेजेंट अ फेयर पिक्चर। तो फेयर पिक्चर होनी बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जो कि किसकी वजह से होती है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से होती है।
इसीलिए जो है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनके लिए होता है अच्छा बेनिफिट होता है, बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड, बेनिफिट्स टू अकाउंटेंट एंड ऑडिटर। ये भी अभी हमने पढ़ा था कि हेल्प ऑडिटर की हेल्प करता है, अकाउंटेंट की हेल्प करता है। मैं आपको एक सिंपल सा अपने भाषा में समझा देती हूँ ये वाला पॉइंट कि हाँ भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कुछ टर्म्स, पॉलिसीज और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, तो ऑडिटर जो है वो उसी के बेस पर चेक करते हैं अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। और अकाउंटेंट की हेल्प कैसे करता है, ये तो अभी हम इतना सारा पढ़ के आए हैं कि अकाउंटेंट की कैसे हेल्प करता है वो, क्योंकि वो सारे गाइडलाइन जो कि फॉलो करता है अकाउंटेंट वो प्रोवाइड कराता है, इसीलिए। तो ये बहुत इजी पॉइंट है, इसको तो बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है थर्ड, डिटरमाइनिंग मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। अब ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है डिटरमाइनिंग मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फैसिलिटेट इन डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो सरल बनाता है, फैसिलिटेट करता है किसको, इन डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी को एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी एंड दस हेल्प इन मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट स्टीवर्डशिप। तो ठीक है, दे हेल्प इन असेसिंग मैनेजरियल स्किल इन मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो मैनेजरियल जो मैनेजमेंट है उनको हेल्प करता है ताकि वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है ला सके। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने एग्जांपल से बता देती हूँ कैसे होगा ये, कि जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं उनके बेस पर, उन टर्म्स जो भी उसमें टर्म्स कंडीशंस होती हैं उसके बेस पर जो है तैयार किए जाते हैं अकाउंट्स। तो अकाउंट्स जो है वो फेयर होने चाहिए, ये कौन इंश्योर करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर करता है। तो इस वजह से एक डिसीजन मेकिंग जो होती है वो इसी इंटरप्रिटेशन की बेसिस पे होती है कंपनी की। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए और वो किस लिए होती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। इसीलिए जो है मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी को भी यही डिटरमाइन करता है, क्योंकि मैनेजर जो है वो इसी के बेस पर ही तो डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट आता है रिफॉर्म इन अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब ये क्या है वो देख लेते हैं, रिफॉर्म इन अकाउंटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें हमें गिवन है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज लैग्ड स्पेशली इन द पास्ट अ कोहेरेंट लॉजिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड स्ट्रक्चर फॉर अकाउंटिंग मेजरमेंट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्सटेंशिएटेड एविडेंस। इसमें देखो क्या दे रखा है कि इसने जो है ना अकाउंटिंग थ्योरी और अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस हैं उसको रिफॉर्म किया है। वो कैसे कि भाई पहले क्या होता था पास्ट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हैज लैग्ड, एक लॉजिकल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं था, स्ट्रक्चर फॉर अकाउंटिंग मेजरमेंट एक नहीं था, स्ट्रक्चर प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था, पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव जो थे वो नहीं थे, एंड सब्सटेंशिएटेड एविडेंस फॉर अकाउंटिंग प्रैक्टिस, एविडेंस भी नहीं सही होते थे, एंड यूजफुलनेस ऑफ अकाउंटिंग डेटा, ये इन सब में लैक था, कुछ ना कुछ कमियां थी। दो दिस एनकरेज द एमर्जिंग इंटेलिजेंटिया ऑफ अकाउंटिंग टू डेवलप अकाउंटिंग थ्योरीज। तो इस वजह से डेवलप हुई कुछ अकाउंटिंग थ्योरीज टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस, ताकि जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस है उनको इम्प्रूव किया जा सके, टू रेक्टिफाई देयर डिफेक्ट, जो भी डिफेक्ट आ रहे हैं उनको रेक्टिफाई किया जा सके उनको, है ना। तो इसीलिए जो है रिफॉर्म आया इसकी वजह से। अब आता है हमारा लिमिटेशंस, इसकी पढ़ लेते हैं क्या लिमिटेशंस हैं। पहली है कि डिफिकल्टी बिटवीन चूजिंग अल्टरनेटिव। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी सारी अल्टरनेटिव मेथड्स प्रोवाइड कराता है। तो अब अकाउंटेंट कौन सा मेथड चूज करे, इसमें उसको डिफिकल्टी आती है ना। तो जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है कि लीफो फीफो जो हम पढ़ के आए हैं, वेट एवरेज मेथड कॉस्ट अकाउंटिंग में, तो अब अकाउंटेंट कौन सा मेथड यूज करे इसमें से, तो इसको चूज करने में डिफिकल्टी आती है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। सेकंड आता है कि रिस्ट्रिक्टेड स्कोप। तो रिस्ट्रिक्टेड स्कोप क्या है वो देख लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैन नॉट ओवरराइड द लॉज ऑफ द और द statutes or they have to be framed within the confines of the law prevailing at the time that can limit their scope
टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉलिसीज फॉर द सिचुएशन। तो ये क्या लिखा है यहाँ पे कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है कैन नॉट ओवरराइड द लॉज और द स्टैच्यूट, इन लॉज पर ओवरराइड नहीं कर सकता। दे हैव टू बी फ्रेम्ड विद इन द कन्फाइंस, उसमें रहना पड़ता है, लॉज जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। दैट कैन लिमिट देयर स्कोप, जिसकी वजह से उनका स्कोप जो है वो लिमिट हो जाता है। प्रोवाइड द बेस्ट पॉलिसीज फॉर द सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब कौन कौन से टाइप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। तो डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड में क्या लिखा है कि सच स्टैंडर्ड आर द मिनिमम यूनिफॉर्म रूल्स फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, कि डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड में जो है मिनिमम रूल्स होते हैं, ठीक है। दे रिक्वायर ओनली एन एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग मेथड यूज एंड अजम्पशन मेड इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनकी ज़रूरत जो है वो होती है एन एक्सप्लिसिट डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग मेथड और यूज and assumption made in preparing financial. Such a standard is likely to be controversial or create conflict of interest, particularly since it does not constrain the choice of accounting policy or items to be disclosed. तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ये कॉन्ट्रीवर्शियल होते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, और इट डज नॉट कॉन्स्टेंट द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी और आइटम टू बी डिस्क्लोज। मतलब इसमें हम जो है अकाउंट जो हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं या जो भी आइटम्स हैं अकाउंट के उनको डिस्क्लोज जो है नहीं करता इसमें, इसलिए ये डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड। प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि दे स्पेसिफाई द फॉर्म एंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू बी प्रेजेंटेड। मतलब प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड में क्या होता है कि फॉर्म यानी कि किस फॉर्म का है, किस टाइप का है, इंफॉर्मेशन जो है वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जानी चाहिए। दे में स्पेसिफाई दैट सर्टेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बी प्रेजेंटेड, जैसे कि फंड फ्लो स्टेटमेंट। मतलब कुछ जो स्पेसिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको प्रेजेंट करना इसके अंडर आता है। और दैट आइटम बी प्रेजेंटेड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली जो प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड है वो एक मतलब पर्टिकुलर अकाउंट को देखता है कि हाँ भाई ये इस तरीके से प्रेजेंट किया जाना चाहिए। सच स्टैंडर्ड प्लेज ओनली अ लिटल मोर कॉन्स्टेंट अपॉन द चॉइस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी देन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड एंड एम टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ यूजर्स ऑफ यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका जो है एम होता है कि कॉस्ट को रिड्यूस करना, ठीक है। जो भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूज़र्स हैं उनके लिए जो है उनकी रिड्यूस कॉस्ट को जो है रिड्यूस करना। और बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि प्रेजेंटेशन स्टैंडर्ड यानी कि अकाउंट्स को प्रेजेंट करना। तो बेसिकली यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है कंटेंट स्टैंडर्ड। कंटेंट स्टैंडर्ड क्या होता है कि दीज स्टैंडर्ड स्पेसिफाई द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ टू बी पब्लिश्ड। ये जो स्टैंडर्ड है वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को स्पेसिफाई करते हैं जो कि पब्लिश की जानी चाहिए। अब देयर आर 3 एस्पेक्ट ऑफ सच स्टैंडर्ड। अब इसके 3 एस्पेक्ट हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है डिस्क्लोजर। तो डिस्क्लोजर के बारे में क्या गिवन है सबसे ऊपर कि डिस्क्लोजर कंटेंट स्टैंडर्ड्स विच स्पेसिफाई ओनली द कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड। जो डिस्क्लोजर है डिस्क्लोजर कंटेंट यानी कि ये कंटेंट स्टैंडर्ड के हम कुछ वो पढ़ रहे हैं पार्ट। तो डिस्क्लोजर कंटेंट स्टैंडर्ड के बारे में क्या बोला गया है कि विच स्पेसिफाई ओनली द कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो कि ये जो है ना सिर्फ कैटेगरीज ऑफ इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करता है जो कि डिस्क्लोज की जानी है। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट स्टैंडर्ड जो है विच स्पेसिफाई हाउ स्पेसिफिक आइटम शुड बी रिपोर्टेड इन अकाउंट, कि भाई कैसे स्पेसिफिक अकाउंट स्पेसिफिक आइटम्स को रिपोर्ट करना है अकाउंट में। एग्जाम्पल दे रखा है कि अ स्टैंडर्ड विच स्पेसिफाई दैट फाइनेंस लीज बी कैपिटलाइज्ड एंड डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। कि भाई एक एग्जाम्पल दे दिया इसमें कि स्टैंडर्ड जो कि स्पेसिफाई करता है फाइनेंस लीज को, भाई हम इस फाइनेंस लीजेस को जो है कैपिटलाइज करेंगे और
बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करेंगे, तो इसलिए नाम से ही पता चल रहा है स्पेसिफिक। नेक्स्ट आता है कंसेप्चुअली। कंसेप्चुअली के बारे में क्या बोला गया है कि कंसेप्चुअली बेस्ड स्टैंडर्ड जो है विच स्पेसिफाई द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ आइटम्स बेस्ड अपॉन ए कोहेरेंट एंड कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। तो ये जो है स्पेसिफाई करता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को आइटम्स के जो कि बेस्ड होते हैं कोहेरेंट एंड कंप्लीट फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग पर, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हमारा वही। नेक्स्ट अब बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एनफोर्समेंट स्टैंडर्ड्स में बी एज फॉलो। तो स्टैंडर्ड कैसे हैं वो देख लेते हैं। पहला इवोल्यूशनरी एंड वॉलंटरी कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स। तो इसके बारे में क्या बोला गया कि सच स्टैंडर्ड हैव इवॉल्व्ड एज बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिप्रेजेंट द कन्वेंशनल अप्रोच टू अकाउंटिंग। ये जो स्टैंडर्ड होते हैं ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं इनमें, और इसमें जो है कन्वेंशनल अप्रोच जो है रिप्रेजेंट की जाती है। एज सच देयर जनरल एक्सेप्टेबिलिटी इम्प्लाइज वॉलंटरी कंप्लायंस बाय इंडिविजुअल कंपनी। इनकी जो जनरल एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो वॉलंटरी होती है, मतलब इंडिविजुअल कंपनीज जो है वो अपनी इच्छा से ये जो है इम्प्लाई कर सकते हैं। प्राइवेटली सेट स्टैंडर्ड। अब जो प्राइवेटली सेट स्टैंडर्ड है वो देख लेते हैं। जो प्राइवेट अकाउंटेंसी बॉडीज होती हैं में फॉर्मुलेट स्टैंडर्ड, वो स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट कर सकती है एंड डिवाइस मींस फॉर देयर एनफोर्समेंट, और अपनी एनफोर्समेंटेबिलिटी भी उसमें जो है कर सकती है। अदर बॉडीज सच एज ट्रेड एसोसिएशन और स्टॉक एक्सचेंजेस में सेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंपनीज। जो दूसरी बॉडीज होती है जैसे कि ट्रेड एसोसिएशन हो गए, आपके स्टॉक एक्सचेंजेस हो गए, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सेट कर सकते हैं कंपनीज के लिए एज अ कंडीशन ऑफ मेंबरशिप और लिस्टिंग। एनफोर्समेंट पावर आर दस मोर रीडीली अवेलेबल, ताकि इसी प्रकार जो है ये मोर रीडीली अवेलेबल होती है। नाउ हमारा आता है लास्ट टॉपिक, बिल्कुल अब वीडियो खत्म होने वाली है, गवर्नमेंट स्टैंडर्ड। तो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड के बारे में क्या गिवन है कि दी स्टैंडर्ड में बी लॉज रिलेटिंग टू कंपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड डिस्क्लोजर। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये हो सकते हैं लॉ रिलेटिंग, ठीक है, एज इन द केस ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट और टैक्स रूल डिफाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट। अल्टरनेटिवली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी में रेगुलेट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉर सर्टेन इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनको रेगुलेट कर सकते हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट, ये नोट करना ज़रूरी है दैट द अबव टू क्लासिफिकेशन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉट कॉम्पिटिटिव। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।